आप शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं। जी सर। शहीद भगत सिंह के बारे में क्या मतलब, कुछ लोग कहते हैं कि वो ईश्वर को बहुत मानते थे, कुछ बोलते हैं कि वो नास्तिक थे। कुछ ठोस जानकारी इस बारे में? सर इस बारे में जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उन्होंने एक 1926 में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका नाम था कॉमन सेंस। उसमें सुप्रीम गॉड के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठाए गए थे। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद माना जाता है कि भगत सिंह आस्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो गए, और उन्होंने लाहौर जेल में 1930 के दौरान एक पुस्तक भी लिखी है कि व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और सर वो कहते थे कि क्या आर्गुमेंट थे उसमें, क्या आर्गुमेंट्स हैं उस किताब में? सर मैंने किताब तो नहीं पढ़ी है। तो सर बहुत पतली सी छोटी सी किताब है। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पढ़ूंगा उसके बारे में। ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी कुछ आइडिया हो, कुछ कोई आर्गुमेंट वगैरह उनका? सर मैंने जो जितना वैसे पढ़ा है तो उसमें भगत सिंह ने कहा है कि धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी जीवन का पहलू है, और धर्म को किसी भी व्यक्ति का शोषण करता नहीं होना चाहिए। एक उन्होंने कोट्स में कहा भी था कि जो भी व्यक्ति किसी प्रोग्रेसिव रास्ते पर बढ़ रहा है उसको अपने सभी जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं उनको खारिज करना पड़ेगा। तो सर मेरा अनुमान है इसी से संबंधित जिस कुछ समय हो उनको सकता है। फांसी के लिए ले जाया गया तो उस समय वो एक प्रसिद्ध किताब पढ़ रहे थे। कौन सी किताब थी वो? सर वो लेनिन की जीवनी थी, लेनिन की आत्मकथा थी सर। तो उस किताब का उन्होंने क्या किया जाने के समय? सर ऐसा कहा जाता है कि जब वो जेलर उनको बुलाने के लिए आया तो वो किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उससे कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और उसको ख़त्म करने के बाद उसको हवा में उछालते हुए वो फांसी के लिए चले गए। मुझे ये बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो संघवाद है, फेडरेशन मतलब फेडरलिज्म है, वो इस समय एक चौराहे पर है और शायद अपने इतिहास से सबसे बुरे दौर में है? सर ऐसा तो ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन संघवाद अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने से मजबूत ही हुआ है। वर्तमान में भी जीएसटी काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल जैसे संगठन हैं जिनके माध्यम से सर संघवाद को मजबूती हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यस सर। इसी प्रकार से जो फार्म लॉज हैं, फार्म्स के बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि वो राज्यों के कानून हैं, उसमें केंद्र को दखल नहीं देना चाहिए। जी सर। फिर शिक्षा को लेकर जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि हर राज्य की अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए, उस पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। क्या हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के राज्यों पर बढ़ते हुए हस्तक्षेप का मामला है? सर जहाँ तक फार्म लॉज की बात है तो इसके लिए मैं संवर्ती सूची में एक ऐसी एंट्री है जिसके माध्यम से नहीं, वो तो है, संवर्ती सूची में शिक्षा भी है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कानूनन साबित तो हो ही जाएगा। लेकिन फेडरलिज्म की जो एक भावना है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो पहले की तुलना में डिप्लीट हुई है, कमज़ोर हुई है? सर कमज़ोर तो नहीं, इसका एक ये है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर एक समान कानून की ज़रूरत है। तो सरकार ने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से राज्यों को एक मॉडल प्रदान किया है कि इसके अनुसार आप अपनी प्रत्येक राज्य की शिक्षा पद्धतियों को परिवर्तित कीजिए। उसके अलावा सर राज्यों के पास भी अपने स्टेट बोर्ड और अपने सिलेबस वगैरह डिसाइड करने का अधिकार है। अभी 2 दिन पहले मुंबई में एक राज कुंद्रा नाम के व्यक्ति गिरफ्तार हुए। जी सर। जिन पे आरोप है कि उन्होंने कोविड के दौर में कुछ ऐसी ऐप्स बनाई जिन पे पोर्नोग्राफिक वीडियोस या कंटेंट उपलब्ध करवाते थे। उनकी एक मतलब स्टाफ मेंबर ने, या जो शायद फिल्मों में काम भी करते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो पोर्नोग्राफी नहीं है, इरोटिका है, और क्योंकि वो इरोटिका है इसलिए अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल से ये बात सही होनी चाहिए कि जितने भी युवा लोग हैं भारत में या दुनिया में, मेरे ख्याल से उनमें से 99% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी मात्रा में पॉर्न देखा ही होगा। ये पूरे समाज में अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, तो उसके बाद क्या इसको रोकना ठीक है या इस पर कुछ दूसरी पॉलिसी होनी चाहिए? तो ये मानते हुए कि भारत सरकार ने आपको ये कहा कि आप इस बारे में एक पॉलिसी बनाएं, आप मुझे बताएं कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या 3-4 पॉइंट्स होंगे इस बारे में? सर इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि जो भी चूँकि ये राइट टू चूज का मामला भी है, और ऐसा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोग अपने बंद कमरे में क्या करते हैं इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सर इस मामले में पॉलिसी यही होगी कि जो भी इस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है
उसमें सेल्फ रेगुलेशन को अपनाया जाए और इसके लिए एज की एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि एज किस एज के व्यक्तियों को देखने की अनुमति है। और दूसरा कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी रूप से जैसे बच्चों को या बच्चों के साथ इस तरह की शामिल ना किया जाए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। और सर तीसरा ये है कि ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि इसका सोसाइटी पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए भी सर एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल है कि मान लीजिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक व्यक्ति को पीएम बनाना है। आप किसको बनाएंगे और क्यों बनाएंगे ये आपको बताना है। वो 3 व्यक्तियों के नाम, एक हैं सुश्री ममता बनर्जी, एक हैं श्री योगी आदित्यनाथ और तीसरे व्यक्ति हैं श्री नीतीश कुमार। अगर यही 3 ऑप्शंस हैं तो आप इनमें से किनको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? और मोदी जी ने आपसे कहा कि भाई तुम चुन दो, उसी को बना देंगे पीएम, हम अब काम नहीं करेंगे, हम थक गए हैं। सर मेरा इसमें प्रेफरेंस सुश्री ममता बनर्जी को होगा। सर इसका एक वजह ये है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर इंदिरा गांधी के बाद देखा जाए तो ऐसे किसी भी महिला प्रत्याशी का वो नहीं रहा है उस पर, तो इससे एक समावेशिता को भी बढ़ावा मिलेगा। और सर दूसरा, चलिए उसमें 2 विकल्प और भी हैं, एक है सुश्री मायावती और एक है सुश्री महबूबा मुफ्ती। अब 5 विकल्प हो गए, अब बताइए। सर फिर मैं इसमें सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को बनाना चाहूँगा क्योंकि सर इसने एक वही सर मेरा पॉइंट है जो समावेशिता वाला, क्योंकि माइनॉरिटीज़ से आती हैं वो, और जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा है, उससे लोगों का एक इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा, लोग उनको जब प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखेंगे तो। ठीक है विकास, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कैसा लगा इंटरव्यू देखे? सर ठीक था, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जैसे सर मैं ज्योग्राफी में उतना सहज महसूस नहीं कर। फंसा दिया सर ने। यस सर, एक सर वो डानिप्स और उस पे क्वेश्चन पे मुझे ठीक से आंसर। बात नहीं, ये तो होता रहता है, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। और आपका ओपिनियन है, आपने बताया कि कमिश्नरेट सिस्टम है, सर ने ओपिनियन दिया कि थोड़ा और रिसर्च कर लेना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि चिंता की जाए उसके लिए। और कुछ ऐसा? अभी तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ सर, आप बताइए। पहला अटेम्प्ट है, सबसे बड़ी बात है। तो आपको लेके जनरल परसेप्शन हमारा ये है कि आपका इंटरव्यू बहुत शानदार हुआ है, और क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो इस बात के सीरियस चांसेस हैं कि आप पहली बार में कुछ बड़ा अचीव करें, काफ़ी बड़ा। थैंक यू। ठीक है, ड्रेसिंग आपकी बढ़िया है। हालांकि मैं एडवाइस करूंगा कि अगर हो सके तो टाई में थोड़े ऑप्शंस देख लीजिए। डार्क मैरून और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होगा ना, क्योंकि वो सूट से बहुत मैच करने से वो कंट्रास्ट उभर के नहीं आता। देख लीजिए, ना सूट करे तो फिर ये भी ठीक है। जी सर। सॉक्स थोड़ी सी बड़ी पहन लीजिए, बहुत छोटी हैं तो ठीक नहीं, मतलब ये फैशन के लिए ठीक है लेकिन इंटरव्यू के लिए ठीक नहीं है। जी सर। फैशन में तो ये चलती हैं आजकल ना। पूरे इंटरव्यू में अगर मुझे ढूंढने हो 2-4 चीज़ें जो कमज़ोर हैं, वो भी ढूंढने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे आपने हिंदी साहित्य क्यों लिया, इसका उत्तर शुरू में बहुत कन्विंसिंग नहीं था। जैसे आपने सीधे कहा कि मैंने अपने सीनियरों से पूछा। बेहतर होता है कि आप कहते हैं कि सर मैंने ज्योग्राफी से तैयारी शुरू की थी, लेकिन मेरे आसपास जो लोग ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे थे, सीनियर्स लोग भी, जब उन सब के रिजल्ट देखे, मार्क्स देखे, तो मैंने पाया कि हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, मतलब अंक नहीं आ पाते हैं। जब मैंने 3-4 बहुत सीरियस विद्यार्थियों के अंक कम देखे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, तो फिर मुझे चिंता हुई। और उन्हीं में से 1-2 ने जब मैंने देखा कि विषय बदला, हिंदी साहित्य लिया, बहुत जल्दी स्कोर कर लिया, तो फिर मुझे भी लगा कि मैं ज़्यादा प्रयोग ना करूं और एक आसान रास्ता चुन लूं। तो ज्योग्राफी मेरा ठीक है, मैं उससे बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने यूपीएससी को पास करने के लिए विषय बदला है। थोड़ा सा इस तरह से बात रखो, सीधे ये नहीं कि सीनियर ने कहा और मैंने चेंज कर दिया। सर इसमें मैंने एक मॉक में ही बोला था, तो उन्होंने बोला कि आपने कोई अटेम्प्ट दिया ही नहीं, तो पहले ही आपने कैसे सोच लिया कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। आप में क्षमता हो सकती थी, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैंने पोटेशियम साइनेट खाया ही नहीं, मैं तब भी नहीं खाता हूँ क्योंकि दूसरों ने खाया हुआ है। जी सर। तो दूसरों के फेलियर से भी तुम सीख सकते हैं, या खुद फेल हो गए सीखेंगे सारा का सारा। जी सर। लेकिन जब आप ये बात कहें ना कि दूसरों से सीखा, तो ठोस आधार लीजिए कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था अच्छे स्टूडेंट से, तब भी जब मार्क्स कम आए, लगातार कम आए, तब मैंने उनसे इस बात को लिया। जी सर। इस तरह से। जी सर। बाकी देखो, हिंदी साहित्य पर मैंने खूब सवाल पूछे और मैंने जानबूझ के वैरायटी ली, भाषा से भी लिया और कई जगह से लिए, तो आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद किया हुआ सारा का सारा। थैंक यू। हर विषय में जो बुकिश चीज़ है वो तो आपको रटी हुई है, मतलब
जैसे विकिपीडिया होता है ना, वैसे एकदम तैयारी से आए हैं, बहुत बढ़िया है। हमें चिंता थी कि जैसे मिड डे मील है वो भी आपने अच्छा बताया कि न्यूट्रिशन दूसरा फैक्टर है। फिर आपने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि सर और मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, तो स्माइलिंग फेस भी अच्छा है। लेकिन जनरली पूरे इंटरव्यू में थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो, थोड़ी सी सीरियसनेस अगर कम हो पाए ना, कहीं कहीं स्माइल का मौका निकाल के, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ संभावना बने वहाँ थोड़ा स्माइल कर दो, उतना ठीक है। सिचुएशनल क्वेश्चंस पे आपकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे जानबूझ के, और भी मेंबर्स ने पूछे, आपने बहुत अच्छा हैंडल किया, शानदार हैंडल किया। मिथ हिस्ट्री वाला फेडरेशन एट क्रॉस रोड्स वो भी ठीक था। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी शायद आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन वो मतलब बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाएगा, इस उम्र में बच्चे आमतौर पर नहीं पढ़ते वो हैं। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस में लाने के लिए, है ना। और अच्छी बात ये लगी कि आप ब्लफ नहीं कर रहे। एक दो जगह आप फंसे तो आपने सीधे सॉरी बोल दिया, गड़बड़ करने से बचे। वहाँ मुझे लगा एक जगह फंस गए थे, लेकिन अदरवाइज आपने कहीं ब्लफ नहीं किया और सॉरी बोल के निकल गए। थैंक यू सर। तो कुल मिला के सच बात ये कि बहुत सुझाव हमारे पास है नहीं, और पहली बार में इस उम्र में कोई बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करे ऐसा सामान्य नहीं है, ये खास बात है। तो अगर आप इस बार IAS भी बन गए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। थैंक यू सर। और कुछ ना कुछ तो आपको बढ़िया मिलेगा, ये हमारा पूरा भरोसा है। बाकी मेंस की परफॉर्मेंस मैटर करती है। मेंस कैसा हुआ आपका? सर मेंस वैसे ठीक हुआ, यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, लेकिन सर मैंने एथिक्स की क्लास प्री के बाद की, ऐसे की क्लास प्री के बाद की। नहीं, लेकिन आपका जो लेवल है याद करने का ना आपने उतने टाइम लेकिन सर मेरा यहाँ पे टेस्ट में परफॉर्मेंस, मेरे GS में सभी में 100+ मार्क्स आ रहे थे। बहुत बढ़िया। तो सर उस बेसिस पे मुझे अनुमान है मेरा अच्छा ही गया नहीं, है। हिंदी साहित्य में जितना आपको याद है, मेरा ख्याल है उसमें भी आप मतलब 300+ जैसा कुछ लेके आएंगे। सर यहाँ तो यही स्कोर था, 300 के अराउंड था है ना। मेरा। हाँ, नहीं, आपका लेवल बहुत अच्छा है। तो अग्रिम बधाई तो हम नहीं देंगे क्योंकि यूपीएससी ही है, लेकिन शुभकामनाएं। थैंक यू ठीक है, सर। ऑल द बेस्ट। थैंक